हवा महल। हवा महल में आज सुनिए श्रीमती वेदांती महर्षि की लिखी नाटिका सेवा का दर्द। अरे भाई, कहाँ गए सब लोग? घर में कोई दिखाई नहीं देता। अरे कौन हो भाई? मैं यहाँ हूँ बरामदे में। अरे लाला जी, आप यहाँ बरामदे में? आप ठहरे दमे के मरीज। दमे के मरीज को सर्दी से बचकर रहना चाहिए, और आप सर्दी के दिनों में इस खुले स्थान पर। सब समय का फेर है भाई, पर कहो कब आए? हाँ, बस सीधा गांव से ही चला रहा हूँ। लेकिन आपके मुख से नई परिभाषा सुन रहा हूँ। आप तो कहा करते थे समय आदमी का गुलाम होना चाहिए, आदमी को समय का गुलाम नहीं। अरे चौधरी, वो जवानी की बातें थी। बुढ़ापे में शरीर भी आदमी का साथ छोड़ देता। बुढ़ापे को क्यों दोष देते हो बाबू साहब? सच्चाई ये है कि रिटायर होते ही आपके परिवार वालों ने फालतू सामान की तरह आपको बरामदे में पटक दिया। ये क्या कह रहे हो चौधरी? कोई सुन लेगा तो समझेगा कि मैं अपने बहू बेटों की तुमसे बुराई कर रहा हूँ। लोगों के पास कान ही नहीं, आंखें भी होती हैं बाबू साहब। आपके ये मैले कपड़े, कई दिनों की बड़ी हजामत, खांसी से फूला उखड़ा हुआ सांस, इतने बड़े मकान मालिक होते हुए घर के बरामदे में ये साधारण चिखाट क्या लोगों को दिखाई नहीं देता? दादाजी, खाना लाई हूँ। अरे इधर स्टूल पर रख दे बेटी, थोड़ी देर में खा लूंगा। अरे सुन, अरे गांव से चौधरी काका आए हैं, अपनी माँ से कहना कि एक कप चाय। अरे रहने दे बेटी, बहुरानी को कष्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। होटल से चाय पीकर आया हूँ। मैं जाऊँ दादाजी? हाँ बेटी, तुम जाओ। ये पानी जैसी दाल, सूखी रोटियां, यही है आपका भोजन बाबू साहब? बुढ़ापे में भारी भोजन हजम तो नहीं होता ना चौधरी? बस बस बाबू साहब, रहने दीजिए। आयु में आपके बराबर ही हूँ, बच्चा नहीं हूँ जो बहक जाऊंगा। मेरे पास जो कुछ भी है आपके प्रताप से है। आपने मुझे कृषि विज्ञान के नए नए चमत्कारों से अवगत कराया, उसी के बदौलत आज मेरी जमीन सोना उगल रही है। मैं आपको साथ लेकर ही जाऊंगा। मैं जानता हूँ चौधरी, अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मुझे सर आंखों पर रखोगे, लेकिन भाई ये मेरे बच्चों की इज्जत का सवाल है। दुनिया कहेगी कि दो बेटों के होते हुए। आपको अपने बेटों की इज्जत का ख्याल है, लेकिन आपके बेटे, खैर जाने दीजिए। आप मेरी आदत को जानते हैं, अगर हट पकड़ लूं तो दुनिया की कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। एक शर्त पर आपको यहाँ छोड़ सकता हूँ। कैसी शर्त? वो शर्त आपके कान में कहूंगा। नहीं नहीं चौधरी, नहीं, ये पाप है। पाप पुण्य का भागीदार मैं हूँ। कभी भगवान ने हिसाब मांगा तो आपके भगवान को जवाब मैं दे दूंगा। लेकिन रहने दो बाबू साहब, मुझे अपना काम करने दो। बड़ी बहू आ रही है। मैं भी पका आम हूँ बाबू साहब, न जाने कब डाल से अलग हो जाऊं। अब आप अपनी अमानत वापस ले लीजिए। मेरे बाद मेरे बच्चों की नीयत बदल गई तो मैं स्वर्ग में भी मुझे चैन नहीं मिलेगा। अब मैं तुमसे क्या कहूँ, शरीर के साथ साथ मेरी समझ भी साथ छोड़ रही है। आपको कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। आपके सुख के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। अभी तो मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। राम राम। राम राम चौधरी। अजी सुनते हो जी? ओहो, घर आए देर हुई नहीं और तुम्हारी शिकायतें शुरू हो गई। कब? आज फिर छोटी बहू से झगड़ा हो गया? ये बात नहीं जी, आज तो एक नई खबर है। अच्छा? आज चौधरी निहाल सिंह आए थे। तेरे की खोदा पहाड़ निकला चुआ। अरे ये भी कोई खबर है? चौधरी बाबूजी के लंगोटिया यार हैं, अक्सर आते रहते हैं। तुम्हें तो हर बात को हंसी में उड़ा देने की आदत है, और पूरी बात सुनी नहीं और लगे अपना फैसला सुनाने। सुना है बाबूजी की कोई अमानत चौधरी के पास धरोहर के रूप में रखी है। सब बकवास है। मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ, जमा पूंजी के नाम पर बाबूजी के पास एक पैसा भी नहीं है। अच्छा सुनो, तुम अपनी सपनों की दुनिया को छोड़कर रसोई घर में जाओ और मेरे लिए एक कप गरम गरम चाय बना कर लाओ। ओफो, अरे कोई दूसरा कहता तो मैं भी चौधरी की बात पर विश्वास नहीं करती। अरे लेकिन अपने कानों सुनी देखी बात को कैसे झुठला दूं? अरे तुम ही बताओ। ओफो, मैं क्या बताऊं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
अब समझने समझाने का वक्त नहीं है। अभी जाकर डॉक्टर को लाओ और बाबूजी की दवा दारू का इंतजाम करो। अरे बेचारे कब से खांसी में बेहाल हैं। मगर तुम तो कहती थी कि खांसी बुढ़ापे में। अब जाओ भी। समय के साथ बदलना ही बुद्धिमानी की निशानी है। जानते हो, सेवा से मेवा मिलता है। ठीक है भाई, तुम्हें सेवा का दर्द उठा है तो इलाज कराना ही पड़ेगा। अच्छा, कल दफ्तर से लौटते समय डॉक्टर को। कल क्यों, अभी जाओ। शुभ काम में देरी क्यों? कल शाम को चौधरी साहब गांव लौट जाएंगे। अरे उनके जाने से पहले ही अरे बस बस बस, समझ गया। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। पाए लागू बाबूजी। अरे बड़ी बहू तुम। बेटा राम, ये कौन है? डॉक्टर साहब हैं बाबूजी, आपको देखने आए हैं। डॉक्टर? अरे बेटा, बुढ़ापे में क्या देखना दिखलाना। बेकार डॉक्टर साहब को तकलीफ दी है। अधिक बोलने से आपको खांसी उठती है बाबूजी, आप चुपचाप लेट जाइए। डॉक्टर साहब, आप इन्हें भली प्रकार देख लीजिए। इनके आराम के लिए हम महंगी से महंगी दवा खरीद सकते हैं। खर्चे की आप बिल्कुल चिंता न करें। बुजुर्गों के नाम पर एक पिता का ही तो साया है हमारे ऊपर। इनका सबसे बड़ा इलाज तो इस खुले स्थान से हटाकर कमरे में ले जाने से होगा। इस सर्दी के मौसम में बरामदे की हवा जरा कुछ इनके लिए। उसकी आप चिंता न करें डॉक्टर साहब, हम अभी इन्हें अपने कमरे में ले जाएंगे। और कोई खास बात तो नहीं है जी। ये दवाइयां मैंने लिख दी हैं। समय पर दवाई और अच्छी खुराक मिली तो ये 10-15 दिन में जवानों की तरह चलते फिरते नजर आएंगे। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये लीजिए आपकी फीस। शुक्रिया। बाबूजी, बाबूजी कहाँ हो? बाबूजी हमारे कमरे में हैं चौधरी साहब, आप ऊपर ही आ जाइए। आप यहाँ हैं बाबूजी? आपको बरामदे में देखा नहीं, मेरी तो जान ही निकल गई। अरे तुमने सोचा होगा चौधरी कि तुम्हारे यार की खटिया उल्टी खड़ी हो गई। उल्टी खटिया खड़ी हो आपके दुश्मनों की। मेरा नुक्सा इतनी जल्दी काम कर जाएगा, इसका मुझे गुमान ही नहीं था। ये नवल धवल बिस्तर, टेबल पर रखी महंगी दवाइयाँ, टॉनिक, क्या ठाठ है मेरे यार के। चाय लीजिए चौधरी साहब। अरे बहू, मैं तो अभी खाना खाकर आ रहा हूँ। मेरे लिए इतना कष्ट करने की क्या जरूरत है? इसमें कष्ट की क्या बात है? मैं तो चाहती हूँ आप रात्रि का भोजन भी यहीं करें। भोजन फिर कभी कर लूंगा, आज और अभी गाड़ी पकड़नी है। जाते समय एक बार बाबू साहब से मिलने चला आया। आप आते रहा करिए चौधरी साहब, आपके आने से बाबूजी को बड़ी राहत मिलती है। मुझे जब भी मौका मिलेगा आऊंगा बहू। बाबूजी के राहत के लिए तो मैं अपना सर भी कटा सकता हूँ। तुम्हारी सेवा ने तो 2 दिन में बाबू साहब की काया पलट दी। भगवान तुम्हें सेवा का फल अवश्य देगा। अच्छा बहू, चलता हूँ। अजी सुनती हो, ये बड़े भैया और भाभी बड़े मनोयोग से बाबूजी की सेवा कर रहे हैं। ये यकायक इनके मन में सेवा का दर्द कैसे जाग गया? चौधरी के पास बाबूजी की कोई कीमती अमानत रखी है। अच्छा। इसकी भनक बड़े भैया और भाभी के कानों में पड़ गई है। बाबूजी को खुश करके वो लोग चुपचाप सारा माल हजम कर जाएंगे। किसी को कानों कान खबर भी ना होगी। ये तुम्हें कैसे मालूम? तुम तो जानते ही हो, बच्चों का मन शीशे की तरह साफ होता है। एक दिन बड़े भैया की लड़की मुन्नी को मैंने बहला फुसलाकर सब जान लिया। भाई विश्वास तो नहीं होता कि बाबूजी ने कभी हमसे कुछ लुका छिपा कर रखा हो। वकील हो ना, सहज ही किसी बात पर विश्वास कैसे कर सकते हो? भैया भाभी का बाबूजी के प्रति ये सेवा भाव बिना मतलब की तो नहीं जागा है। भाई हम कर भी क्या सकते हैं? जो भैया भाभी कर रहे हैं वो हम भी कर सकते हैं। तभी भैया भाभी की चाल समझ में आएगी। तुम भी तो बाबूजी के बेटे हो, सेवा का अधिकार तुम्हारा भी तो है। कहती तो तुम बिल्कुल ठीक हो। अभी बाबूजी के पास चलता हूँ। अरे राधे, क्या बात है बेटे, तुम इस तरह मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? खैरियत तो है? हमारी खैर तो आपसे है बाबूजी। आप बीमार हैं और किसी ने हमें बताया तक नहीं। लो और सुनो, अरे इतने दिन बाबूजी बीच आंगन में पड़े खांसते रहे और इन्हें खबर ही नहीं। शायद आप लोगों को बाबूजी की बीमारी के कार्ड का इंतजार था। यही सवाल हम आपसे पूछना चाहते थे भाभी साहिबा।
इतने दिनों के बाद आपके दिल में बाबूजी के प्रति सेवा भाव कैसे जाग गया? अरे जब तुम लोगों ने कोई परवाह नहीं की तो घर में बड़ी होने के नाते बाबूजी के प्रति मुझे सजग होना पड़ा। आपकी इसी सजगता नहीं तो हमें भी अपने कर्तव्य का बोध कराया है। बड़े ही तो छोटे के पद प्रदर्शक होते हैं। अरे भाई तुम लोग मेरे लिए आपस में झगड़ा फसाद मत करो, तुम लोग मिलजुल कर रहो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। तुम लोग नाहक बाबूजी को परेशान मत करो। सेवा करने वाले को कौन रोक सकता है? जिससे बाबूजी को आराम मिले हमें वही करना चाहिए। क्यों बाबूजी? लगता है हाँ, देवर जी को भी बाबूजी की अमानत की खबर लग गई है। दीवारों के भी कान होते हैं देवी। फिर राधे वकील है, छोटी सी छोटी बात को भी गहराई से परखता है। तुमने उनके साथ सहज ही समझौता करके मेरे सब किए कराए पर पानी फेर दिया। सारा धन जाता देखिए तो आधा दीजिए बांट। और बाबूजी की कोई अमानत चौधरी के पास है, ये हमारी मृग तृष्णा भी हो सकती है। वहम का तो कोई इलाज नहीं है। हम सभी इस वहम के सहारे ही तो जी रहे हैं देवी। बस बस बस, अब तुमसे बहस कौन करे। मैं चलती हूँ, बाबूजी को रामायण पढ़कर सुनाने का समय हो रहा है। पिता की संपत्ति पर बड़े बेटे का अधिकार होता है। बाबूजी के दिल में ये बात अच्छी तरह उतार देना, समझी? मेरा नाम भी राम है। बाबूजी अपने पलंग पर नहीं है। क्या? बाबूजी नहीं है? कहाँ गए बाबूजी? बाबूजी कहाँ गए? अरे भगवान जाने कहाँ गए। उनके पलंग पर ये पत्र रखा था। क्या? कहाँ है पत्र? दो मुझे दो। अरे ऐसे गुपचुप क्यों पत्र पढ़ रहे हो भैया? जरा जोर से तो पढ़ो। पढ़ो पढ़ो। तुम ठीक ही कहते हो राधे, मुझे पत्र जोर से ही पढ़ना चाहिए। पढ़ो जल्दी भाई, जल्दी। जिससे सभी सेवा भावी सज्जनों तक बाबूजी का संदेश पहुंच सके। लीजिए सुनिए। पढ़ो। मेरे प्यारे बच्चों, इस बुढ़ापे में तुम सबने जो मेरी सेवा की, उसका फल भगवान तुम्हें अवश्य देगा। मुझ गरीब के पास तो आशीर्वाद के सिवा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें दे सकूं। दोस्ती की खातिर चौधरी ने इस घर की हवा में एक भरम का महल खड़ा कर दिया और मुझ दरिद्र दीनहीन मानव को सड़क से उठाकर इस महल में बिठा दिया। इस महल में सब सुख आराम पाकर भी मुझे लगता था कि जैसे मैं कोई ठग हूं और तुम सब लोगों को ठग रहा हूं। चौधरी ने मेरे मुख पर अपनी सौगंध का ताला डाल दिया। मैं चुप रहने पर मजबूर था, लेकिन मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती रही कि मैं अपने सुख के लिए अपने ही बच्चों को धोखा दे रहा हूं। आत्मा के धिक्कार को अधिक दिन सहना अब मेरे बस की बात नहीं, इसीलिए मैं ये घर छोड़ रहा हूं। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। चौधरी के रचे इस नाटक से अगर कुछ सीख सको तो तुम्हारे हित में अच्छा ही होगा, क्योंकि तुम्हारे आगे भी बच्चे हैं। भगवान तुम सबको सुखी रखे। अलविदा, तुम्हारा बाबूजी। हाय राम! अरे अरे क्या हुआ? अरे इन्हें संभालो भैया, शायद भाभी को सेवा का दर्द उठा है। सेवा का दर्द। हवा महल में अभी आपने सुनी श्रीमती वेदांती महर्षि की लिखी ये नाटिका। कलाकार थे शिवराज, राधेश्याम मिश्र, ललितेश चंद्र, छाया आर्य, प्रेम श्रीवास्तव, मिचिको भाटिया और ब्रजभूषण साहनी। सहायक कुमारी परवीज। प्रस्तुतकर्ता गंगा प्रसाद माथुर।